नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बुलियन बीजगणित के कुछ स्वीकृत सिद्धांत या प्रमेयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बुलियन बीजगणित है क्या? बुलियन बीजगणित वास्तव में बुलियन ये बीजगणित की वह शाखा है जिसमें किसी चर की वह चर जो कि लॉजिकल किसी स्टेटमेंट का वेरिएबल है, तो किसी चर के या किसी लॉजिकल वेरिएबल के ट्रू या फॉल्स यानी 0 या 1 की वैल्यू को डिनोट करने वाला गणित का या बीजगणित का एक ब्रांच है। तो इसको हम कहेंगे बुलियन बीजगणित। यानी बुलियन बीजगणित की वह शाखा है जिसमें किसी लॉजिकल स्टेटमेंट के चर का ट्रू या फॉल्स वैल्यू को विभिन्न क्रियाओं में डिनोट किया जाता हो, उसे हम बुलियन बीजगणित कहते हैं। अब बुलियन बीजगणित की बात आ गई तो इसमें जैसे हमने कहा लॉजिकल स्टेटमेंट, यहाँ लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है? तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, हमारे वाक्य होते हैं जिनमें उनके जो परिणाम होते हैं या उनके जो विकल्प होते हैं वो सत्य या असत्य के रूप में होते हैं। जैसे हम कहें टुडे इज फ्राइडे, आज शुक्रवार है, आप क्या जवाब देंगे इसका? या तो सही यस, या तो कहेंगे नहीं गलत। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनके जवाब केवल यस या नो में हो, ट्रू या फॉल्स में हो, 0 या 1 के रूप में हो, उसी को हम कहेंगे तार्किक कथन। इन तार्किक कथनों को विभिन्न ऑपरेटर द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे हम कहें प्रश्न नंबर 1 या प्रश्न नंबर 2 करना है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 आपको करना है, प्रश्न नंबर 2 आपको करना है, दोनों कथनों को हमने और से जोड़ दिया। तो जब हम विभिन्न प्रकार के तार्किक कथनों को जिन योजक से जोड़ते हैं उन्हीं को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। बुलियन बीजगणित में 4 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर बताए गए हैं। एक नॉट, एक और, एंड और जॉर यानी एक्सक्लूसिव आर। इनकी चर्चा आप आगे भी पढ़ेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन, एक टर्म आता है बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ बहुत सारे जो भी समीकरण आप देख रहे हैं बुलियन एक्सप्रेशन है। तो बुलियन एक्सप्रेशन ऐसा एक संयोग है या हम कहें कि ऐसा ग्रुप है जिसमें बुलियन वेरिएबल के साथ साथ बुलियन ऑपरेटर का भी समावेश हो, या हम कहें बुलियन ऑपरेटर और बुलियन व्यंजकों के समावेश को या सम्मिलित स्वरूप को ही हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। एक और बात आती है ट्रूथ टेबल, क्योंकि हम इन सबके परिणाम को सिद्ध करने के लिए ट्रूथ टेबल एक सारणी का प्रयोग करते हैं। उस सारणी में इनपुट किए गए जो भी वेरिएबल हैं उनके मैक्सिमम मान जो 0, 1 के रूप में हो और क्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाला जो परिणाम है उसकी वैल्यू की कंपैरिजन करते हैं। उसी सारणी को हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। यानी ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी हिंदी में इसको कहते हैं। वह सारणी जिसमें बुलियन बीजगणित के इनपुट वैल्यू को क्रिया के पश्चात जो प्रोडक्ट है उनको दोनों को दर्शाते हैं सभी संभावनाओं के साथ। ऐसी सारणी को ही हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। ये सरल शब्दों में है। अब बुलियन बीजगणित के लगभग 11 सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन बात ये आती है कि आखिर हम कंप्यूटर साइंस में इस बुलियन बीजगणित को पढ़ते क्यों हैं? क्या कारण है? क्या पहले बना? डिजिटल सर्किट बना, गेट्स बना, कि ये बुलियन बीजगणित बना? तो इस चीज़ को ये काफ़ी बच्चों के मन में ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बुलियन बीजगणित है इसको जॉर्ज बुली ने 16वीं शताब्दी में विकसित किया था। 16वीं शताब्दी में, जब कंप्यूटर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। किंतु इस बुलियन बीजगणित का प्रयोग कंप्यूटर साइंस में 1930 से हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो थे क्लाउड ई सैनन, उनकी नज़र जब इन सिद्धांतों पे पड़ी तो उनको लगा कि ये तो उनके जो वो कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट बनाते थे, उन कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट को बनाने की यह तो बहुत सरल विधि है। यानी उस कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट को जो फंक्शन के रूप में रहते थे उनको सरल करके और उनका प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है इनकी वजह से। और इस कारण क्लाउड ई सैनन को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने बुलियन बीजगणित के इस महत्व को कंप्यूटर में डिजिटल सर्किट के डिजाइन में प्रयोग किया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी डिजिटल सर्किट के निर्माण में
या उनको सरल करने में इन बूलियन बीजगणित के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। यानी वहीं से गेट्स की शुरुआत होती है और गेट्स का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के व्यंजकों को या इनके परिणामों को, इनके इनपुट को सरल करने के लिए करते हैं। तो आज आइए बूलियन बीजगणित के कुछ स्वीकृत तथ्य या उनके सिद्धांतों को पढ़ें। पहला, क्लोजर। ये बूलियन बीजगणित काफ़ी हद तक सेट थ्योरी पे आधारित है। इनका एंड और नॉट जो क्रिया है वो एक्चुअली यूनियन, इंटरसेक्शन, डिससेक्शन पे आधारित है। तो काफ़ी हद तक ये सेट थ्योरी से आपका मिलता जुलता रहता है, जिसमें नॉट जो रहता है वो निगेशन के बराबर रहता है, एंड जो है वो कंजक्शन के बराबर रहता है, और आर जो है वो डिसजंक्शन के बराबर रहता है। तो यहाँ पे आर को आप यूनियन से डिनोट कर सकते हैं, एंड को इंटरसेक्शन से डिनोट कर सकते हैं। उसी आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले क्लोजर्स को, क्लोजर नियम वो है जिसमें इनपुट किए गए जो वेरिएबल हैं वो वेरिएबल किसी अगर समूह के सदस्य हैं, यानी ए वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है, ये किसी समुच्चय के सदस्य हैं, बाद में इनकी ज़रूरत हट जाएगी। तो ऐसे में ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी का मतलब है ए और बी, ये बराबर होगा इस ए और बी तथा ए एंड बी, यानी ए इंटू बी का मतलब ये एंड है, ए एंड बी ये दोनों भी उसी समुच्चय के सदस्य होंगे। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल और एक्सप्रेशन ये दोनों ही वैलिड माने जाएंगे उस समुच्चय के लिए। यानी ए और बी अगर एलिमेंट ए के सदस्य हैं तो ऐसी दशा में ए प्लस बी भी उसी का सदस्य होगा और ए एंड बी भी उसी का सदस्य होगा। दूसरे नियम पे आते हैं जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम। यहाँ कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है क्रम निर्धारित करना। तो चाहे आपके व्यंजकों के क्रम कोई भी हो, यानी ए प्लस बी हो, ये बराबर होगा बी प्लस ए के, या ए इंटू बी हो, ए डॉट बी, ए इंटू बी, ए एंड बी, कोई भी शब्द आप ले सकते हैं, ए एंड बी ये बराबर होता है बी एंड ए के, अर्थात इनके क्रम अगर हम बदल दें तो इनके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। तीसरा नियम है जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, हिंदी में सहचर्य के नियम से जाना जाता है। बीजगणित में काफ़ी बच्चे इसको यूज करते हैं, सहचर्य का नियम। इसमें क्या होता है, यदि ए बी सी तीन एलिमेंट किसी समुच्चय ए के सदस्य हों तो ऐसी स्थिति में ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी ये बराबर होता है ए प्लस बी के, यानी ए बी को ब्रैकेट में कर दिए प्लस सी के, या ये बराबर हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी के। इसी तरह इसको एंड गेट पे, एंड ऑपरेटर पे देखेंगे, ए डॉट बी डॉट सी, यानी ए एंड ब्रैकेट में बी एंड सी ये बराबर होगा ए एंड बी के ब्रैकेट में और इंटू सी या एंड सी के, या इसी को और एक्सपेंड कर सकते हैं इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी के। ये आपका एसोसिएटिव यानी सहचर्य का नियम बताता है। अगला है काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे आप देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है जिसको हम वितरण का नियम कहते हैं। वितरण का नियम हमको ये बताता है कि यदि ए बी सी तीन एलिमेंट किसी समुच्चय के सदस्य हैं, यानी किसी भी एक सेट के ए बी सी तीनों वेरिएबल अगर सदस्य हैं, तो ऐसी स्थिति में ए प्लस ब्रैकेट में बी एंड सी, ध्यान रखिएगा ए और ब्रैकेट में बी एंड सी ये बराबर होगा। तो यहाँ पे ए की क्रिया बी से होगी और ए की क्रिया सी से होगी, और दोनों क्रिया को हम यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी ये आपका आउटपुट आएगा। इसी को हम मल्टीप्लाई में यानी एंड के साथ कर सकते हैं, ए एंड बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का योग हो रहा है यानी और से जुड़ा है, तो ऐसे में ए एंड बी और ए एंड सी यानी ए एंड बी और ए एंड सी दोनों को हम और से यानी प्लस से जोड़ देंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं ए प्लस ब्रैकेट में बी इंटू सी बराबर होगा ब्रैकेट में ए प्लस बी के इंटू ब्रैकेट में ए
प्लस सी के। इसी तरह ए एंड बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए इंटू बी के ब्रैकेट बंद प्लस ए इंटू सी के। नेक्स्ट जो रूल्स है, सिद्धांत है, उसको हम आइडेंटिटी या सहचार्य का नियम कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि ए काफी हद तक ये मिलता जुलता है आपके क्रम विनिमय से। ए प्लस बी ये बराबर होता है, सॉरी ए प्लस जीरो बराबर होता है जीरो प्लस ए के, और ये बराबर होता है ए के। इसी तरह a प्लस वन ये बराबर होता है वन प्लस ए के, और वन प्लस ए ये बराबर हो जाता है वन के। क्योंकि अगर a का मान जीरो भी होता है तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। इसी तरह a इंटू जीरो ये बराबर होता है जीरो इंटू ए के, और वो मान फाइनली जीरो आता है, क्योंकि a का मान यदि वन भी हो तो वन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, या जीरो इंटू वन जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। इसी तरह a इंटू वन इज इक्वल टू होता है वन इंटू ए के, और यह a के बराबर होता है, क्योंकि यदि a का मान वन है तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन होगा, या वन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी a पे ही निर्भर करता है कि यहाँ पे परिणाम क्या होना चाहिए। अगला जो है कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स, इसमें कहा जाता है कि यदि a किसी भी व्यंजक को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ा जाए तो मान वन के बराबर होता है, यानी a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है वन के। इसी तरह किसी व्यंजक को उसके व्यंजक के कॉम्प्लीमेंट के साथ यदि मल्टीप्लाई करें, यदि एंड से गुजारें तो आंसर जीरो होगा, यानी a एंड a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा जीरो। तो दोस्तों ये बुलियन बीजगणित के अभी 6 नियम बताए गए। अगले जो 5 नियम है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या आप सुधार चाहते हैं और क्या इसमें आप जानकारी चाहते हैं, ये आप मैसेज बॉक्स में ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करिए, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और आगे के पाठ्यक्रम भी इसी वीडियो से संबंधित आपके आते रहेंगे। इसको आप सब्सक्राइब करिए, आपको अगला नोटिफिकेशन मिलेगा। कल हमारी दूसरी भी वीडियो जारी होगी। ऐसे ही जो निरंतर वीडियो आपके सामने आएंगे, जो आपके कोर्स को सुगम, सरल और प्रभावी बनाएंगे, वो समय समय पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे।